बच्चों, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। हम कर रहे हैं COQP 06 यानी कि साइंस का PYQ 2023। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2023 वो साल है जहाँ पे कि बीएड साइंस में आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि पूरे 100 क्वेश्चन दो सेक्शन में बटे हुए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए था वो जनरल का था, जिसमें कि सारी चीजें जनरलाइज्ड वे में पूछी हुई थी, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन था। ठीक है। तो अभी जो हमारा पेपर पैटर्न चल रहा है 23 के बाद 24, 25, 26 अभी जो एग्जाम होगा, उन सब में 75 क्वेश्चन का जो स्पेसिफिक्स हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो वाले सवाल ही आते हैं। तो अभी जब हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे तो हम क्वेश्चंस, ये देखो सेक्शन ए जो पार्ट ए है, ये स्किप कर देंगे, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इसका हमारा कोई काम नहीं है। तो हम सीधे 26 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखिए, और जो भी क्वेश्चंस थे उसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ के साथ जनरल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ऑड वन आउट इस तरीके से। और यहाँ देखो ये प्रेफरेंस, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसी तरीके से अगेन रीजनिंग और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, इसी तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, सारे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते रहते थे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उस वाले सब्जेक्ट से शुरू, मतलब उस वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये देखो, पार्ट बी, सेक्शन साइंस। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, अ हॉट कप ऑफ टी इज प्लेस्ड ऑन वुडन टेबल। लकड़ी के टेबल पर एक चाय का प्याला रखा हुआ है। इट लूजेज हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कूलिंग, कंडेंसेशन। तो देखिए बच्चों, कंडेंसेशन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपको क्लियर होगा। संघनन तो नहीं होगा, राइट? तो ये सेकंड वाला आपका ऑप्शन चला गया। कंडक्शन होगा, ये जो हीट कंडक्ट करने की कोशिश करेगा वुडन टेबल को। कन्वेक्शन, ऊपर से नीचे मूव करेगा। और रेडिएशन, जो ये हीट रेडिएट करेगा इस कप के थ्रू, जो हीट रेडिएट होगा। तो ये तीनों ही प्रोसेस से, ABC, तीनों से ही हीट लूज होगा। तो हीट गेन और हीट लॉस के यही तीनों प्रोसेस होते हैं, और ऑप्शन 3 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इनमें से कौन सा पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, प्रोटीन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन दे रखा है एपिनेफ्रीन, ईस्ट्रोजेन, इंसुलिन और नॉर एपिनेफ्रीन। देखो, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन तो क्लियर है कि ये तो नहीं होंगे, पेप्टाइड हार्मोन के ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिर पेप्टाइड होगा कौन? और देखिए, ये सवाल जो हार्मोन वाला है ना, ये बहुत ही इजीली पूछा जाता है और हर बार हर साल पूछा ही जाता है। तो जितने भी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे बच्चों, उनको आप प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोटीन है, कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है। जैसे कि हमारा एपिनेफ्रीन, ईस्ट्रोजेन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये तीनों ही स्टेरॉइड हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है। बट वहीं जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। याद है बायोटेक्नोलॉजी में ए पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, बी पेप्टाइड था, जिसको ऐड करके बना रहे थे, वो यही था, इंसुलिन ही था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इट इज इजियर टू वॉश क्लोथ्स विद सोप एंड डिटर्जेंट बिकॉज। क्यों इजी है साफ करना सोप और डिटर्जेंट से कपड़ों को? बिकॉज जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं, दे आर सर्फेक्टेंट्स, वो सर्फेक्टेंट्स हैं, जिसका मतलब होता है दे रिड्यूस सरफेस टेंशन, दे रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर और स्प्रेड आउट होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से फैब्रिक में पेनिट्रेट करता है, अंदर की तरफ जाता है और गंदगी को सराउंड कर लेता है। इसी वजह से इट इज इजियर टू clean clothes with soap and detergent. Now, next question is one dimensional array form. अब ये सवाल देखिए कंप्यूटर साइंस से है कि वन डायमेंशनल एरे फॉर्म्स मैक एड्रेस, डेटा स्ट्रक्चर या लॉजिक गेट्स या वेब एड्रेस। तो वन डायमेंशनल एरे फॉर्म करता है डेटा स्ट्रक्चर को। और एरे क्या होता है? एक फंडामेंटल डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस फॉर स्टोरेज, कलेक्शन, और टिपिकली द सेम टाइप ऑफ डेटा इज प्रोसेस्ड और मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने के लिए। तो ये जो एरे है, डेटा को स्टोर करने का तरीका है। मैथ में भी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वहां पे एरे आता है। एरे इज की स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम एरे बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कंप्लीट करना है हमें रिएक्शन Mg+2 Mg+H2O, H2 रिलीज हो रहा है, H2 रिलीज हो गया तो यहाँ पे H2O जो होता है OH, H+OH- में टूटता है, तो H2 रिलीज हो चुका है, तो ये क्या बचा है, तो MgOH होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन राइस इज अ वेराइटी ऑफ राइस ग्रोन along the yellow river in China. Long sorted rice having yellow tint, wild variety of rice with yellow grains, और transgenic rice having gene for beta carotene. उसी को हम गोल्डन राइस कहते हैं। विटामिन ए को इसमें प्रोसेस किया जाता है, सो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कायरल कंपाउंड हमें ढूंढना है। कायरल कंपाउंड वो होता है जिसके कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हों। तो देखिए पहले में CH3 लगा हुआ है, फिर H लगा हुआ है, Br लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, तो ये दोनों तो सेम हो गया, तो ये कायरल नहीं होगा। देन फिर इस पे आते हैं, फिर है हमारा CH और CBr, और एक तरफ क्या है, CH3 है और एक तरफ C2H5 है, तो ये बी वाला ऑप्शन तो हमारा कायरल हो गया। फिर अब आते हैं, ये देखो CH, तो ये CH2H2, एक तरफ Br दे रखा है, तो अगेन एक ही तरफ दे रखा है ना, एक तरफ तो H2 दे रखा है, और ये तो कंपाउंड भी सही नहीं है। CH2 Br अगर एक तरफ हम लगा दे, ठीक है चलो CH, तो दो तरफ तो एक ही सेम ग्रुप हो गया ना, तो अगेन ये कायरल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। फिर ये देखो Br2, एक क्लोरीन एक कार्बन पे दो तरफ ब्रोमीन है, तो अगेन ये कार्बन नहीं होगा, मतलब कायरल नहीं होगा। कायरल तो वही होता है जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हो। तो यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन पे अलग अलग ग्रुप सिर्फ बी में लगा हुआ है, तो ओनली 2B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेंसलिज्म इज एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज। ये सवाल बच्चों आपसे पॉपुलेशन इंटरैक्शन से पूछा है, और देखिए हर बार पॉपुलेशन इंटरैक्शन से सवाल आता ही आता है। अमेंसलिज्म एक स्पेसिफिक टाइप का इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन है जहां पे एक स्पीशीज को हार्म होता है और दूसरी स्पीशीज अनअफेक्टेड रह जाती है। वन स्पीशीज इज हार्म्ड, अनदर स्पीशीज इज अनअफेक्टेड। दोनों स्पीशीज हार्म प्रिडेशन और कंपटीशन में होता है। बाकी अमेंसलिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान और दूसरा अनअफेक्टेड रह जाता है, सो ऑप्शन थर्ड हमारा सही उत्तर होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और क्लिनिकल सिंबल क्या होगा। तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर होगा, और विटामिन ए डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, आयरन डेफिशिएंसी से हमारा होगा पेलनेस ऑफ कंजंक्टिवा, और प्रोटीन डेफिशिएंसी से कवाशियोर। छोटे बच्चों में होता है मरासमस, और 10 साल के ऊपर 9 से ऊपर के बच्चों में जो होता है उसको हम कवाशियोर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसी अकॉर्डिंग हम ऑप्शन मिला लेते हैं। ए का हो गया थर्ड हमारा, ए का नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी बी का थर्ड दो ऑप्शन में दे रखा है, ए का फोर दो ऑप्शन में, बी का थर्ड दो ऑप्शन में दे रखा है। फिर सी का हमारे हो गया टू, सी का टू ये वाला है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए हमने कंजिक्यूटिवली 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और तीनों साल में पूछा हुआ है ये प्रश्न जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, तो तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। कंट्रोल वाई फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, तो कंट्रोल वाई को हम यूज करते हैं रीडू अंडू के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल पी पेस्ट के लिए, सॉरी कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, तो उसी तरीके से कंट्रोल वाई रीडू अंडू को करने के लिए करते हैं। सो ऑप्शन जो है हमारा 2 वो सही उत्तर है। अंडू के लिए CTRL+Z यूज करते हैं, कट के लिए CTRL+X यूज करते हैं, और न्यू के लिए CTRL+ क्या यूज करते हैं, N यूज करते हैं, और रीडू अंडू के लिए कंट्रोल+Y यूज करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, NCERT एग्जाम्पलर या फिर NCERT स्वयं, इन्हीं दोनों से किन्हीं से इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली exactly। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट घटते क्रम में कौन से में होगा। तो CCl4 तो सिमेट्रिक है, इसमें डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होगा। CH3 एक तीन तरफ क्लोरीन लगा हुआ है,
दो तरफ लगा हुआ है ये, तीन तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच के रखेगा। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 होगा, तो ये सबसे कम हो गया। हमें लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो घटते 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 क्रम में हमने लगा दिया है। ऑल राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2O? डॉट 5H2O 5 लिखा हुआ है, 5 होगा इसमें। ठीक है, क्लास 10th का ये सवाल है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ चेन आइसोमर ऑफ अल्केन करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 is given. What will be the IUPAC name? इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम के लिए हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, कहीं से भी देखिए हम 4 चेन का ही बन रहा है, तो ब्यूटेन होगा, ये पता चल गया। तो ये दोनों ऑप्शन 3 और 4 चला गया। अब देखो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कितनी जितनी बार भी देखेंगे तो ब्रांचिंग जो है वो 2 3 3 2 पे आ रही है, तो हम ब्रांचिंग कम लीस्ट नंबर पे रखते हैं। तो लीस्ट नंबर पे रखेंगे तो क्या होगा? दैट इज 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ध्यान दीजिएगा, 2025 वाले क्वेश्चन में भी हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जहां पे कि जाइलम और फ्लोएम के रिस्पेक्ट में सवाल दे रखा था कि कौन सा इनमें से फीचर होगा। तो रिंग स्ट्रक्चर हमें डाइकॉट स्टेम में देखने के लिए मिलता है, जहां पे डिस्टिंक्ट सेंट्रल पिथ रीजन के अराउंड जो जाइलम और फ्लोएम है वो रहता है मौजूद। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक प्लांट हार्मोन है जो कि नेचुरली भी फॉर्म होता है। और ये नेचुरली किस फॉर्म में पाया जाता है? तो देखो, ये जो है हमारा ABIBA एबिसिसिक एसिड है, NAAGA जिब्रेलिक एसिड है, जो ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड है जो कि ऑक्सिन का ये ऑक्सिन का सिंथेसिस करता है। NAA ये है, ये भी एक ऑक्सिन का फॉर्म है। वहीं पे GAA जो है, GA1 जिब्रेलिक एसिड है जो नेचुरली अकरिंग है। और जियाटीन जो है, ये जो है हमारा जियाटीन प्लांट हार्मोन है जो कि नेचुरली साइटोकाइनिन है, जो कि नेचुरली अकर करता है इसी फॉर्म में, जिससे कि रूट और शूट को ग्रोथ में हेल्प मिलती है साइटोकाइनिन की वजह से। ऑलराइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन दे रखा है बहुत ही अच्छा सवाल। देखो बच्चों, ये बिल्कुल एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में जहां पे सारे कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं ना, वहीं पे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज के लास्ट में जो रिजल्ट दिया हुआ है उसमें ही यूज किया हुआ है। देखो, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल इज बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। इथानॉल, इथानॉल का इस्तेमाल हम करते हैं ऑयल और फ्रेग्रेंसेस के लिए, तो सॉल्वेंट यूज्ड इन परफ्यूम्स। इथिलीन ग्लाइकॉल, ये एक एंटी फ्रीजेंट का काम करता है, एंटी फ्रीज एजेंट कार में यूज किया जाता है। और मिथानॉल को वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। ठीक हो गई बात। तो ऑप्शन वाइज अगर हम देखेंगे तो ए का 3rd, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगेन थर्मोडायनेमिक्स है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर थर्मोडायनेमिक्स का नाम भी सिर्फ आपने प्रोसेसेस का सुना हुआ है तो आप ये सवाल आराम से कर ले जाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या रहेगा कि जहां से स्टार्ट हुआ इनिशियल स्टेज में अगेन वो पहुंच जाएगा, तो फाइनल इनिशियल दोनों उसका ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है एब्सोल्यूट जीरो, हम अटेन नहीं कर सकते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ये रहा ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें फिजिक्स से दे रखा है। देखो, ये भी प्रश्न बहुत ही इजी है कि 80 kg का एक पर्सन है, अ पर्सन ऑफ 80 kg टेक्स लिफ्ट विच मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एपरेंट वेट क्या होगा? तो F नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा N माइनस W। और N क्या होगा? नॉर्मल अपवर्ड फोर्स जो लग रहा होगा,
वो होगा, और वेट जो दे रखा है वो मौजूद होगा। तो ये सारी चीजें जब हम n माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो a है हमारा, इक्वेशन को a जीरो, एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। और कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि बढ़ेगा घटेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो जैसे ही जीरो हो गया तो एफ इंटू ए जीरो हो गया, तो ये पूरा प्रोसेस ही जीरो हो गया। तो ऑप्शन वन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। When clicking, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है बच्चों, when clicking on a word in a text available on internet opens a new web page। एक वर्ड को टैप करने से दूसरा पेज खुल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। तो ऑप्शन वन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, और ये हाइपरलिंक जो होता है वो नीले रंग का दिखता है। ठीक है, अब देखो ये बढ़िया सवाल है। इन ईयर 1810 डैश डेवलप द कैनिंग प्रोसेस ऑफ फूड आइटम। इनमें से किन्होंने कैनिंग प्रोसेस के बारे में बताया, एंड दैट इज निकोलस अपॉल्ट। इन्होंने ही हमें कैनिंग प्रोसेस, कैसे फूड को हम फ्रीज, मतलब बेसिकली डब्बे में बंद करके यहाँ से वहां इधर उधर कर सकते हैं। नेपोलियन बोनपार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, लुई पास्चर पास्चराइजेशन के लिए फेमस है। और हार्वे जो है एक हिस्टोरियन है, इज अ हिस्टोरियन ऑफ फूड, तो ये भी नहीं होंगे। तो निकोलस अपॉल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स। अगेन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सवाल, एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिया हुआ है। देखो नीचे से चलते हैं, जो हमारा लेक्टोबैसिलस है वो क्या होगा, डी का वन। तो डी का वन हमें तीन ऑप्शन मिल गया है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जो है वो ब्यूटारिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा, सी का टू। तो सी का टू, बी का वन, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर जो होगा वो सिट्रिक एसिड, और एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड। थोड़ा बहुत भी नाम अगर मिला जुला सकते हो तो भी तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिसमैच पेयर हमें बताना है, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस इन सबसे रिलेटेड दे रखा है। तो सबसे पहला हमें दे रखा है इनपुट डिवाइस विच इज ए स्कैनर, आउटपुट डिवाइस टच स्क्रीन्स, फाइल फॉर्मेट MP3, और ऑफलाइन स्टोरेज डीवीडी। तो ऑफलाइन स्टोरेज यस हम डीवीडी में ही करते हैं, फाइल फॉर्मेट MP3 में कॉमन डिजिटल है, ऑडियो फॉर्मेट हमारा इसी में सेव होता है। वही जो आउटपुट डिवाइस है टच स्क्रीन है, वैसे टच स्क्रीन बोथ आउटपुट इनपुट दोनों ही हो सकता है। वहीं स्कैनर एक हमारा इनपुट डिवाइस है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मिसमैच कौन सा हो गया, ऑप्शन टू। तो ऑप्शन टू हमारा सही उत्तर हो गया। Now, next question is which of the following is not characteristic of a substance to act as genetic material? जेनेटिक मटेरियल करने के लिए कौन सा नहीं होना चाहिए? एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका, सही है। बी स्टेबल केमिकली स्ट्रक्चरली, बिल्कुल सही है। एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, और क्या है, डू नॉट प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। अगर नहीं करेगा तो चेंजेस नहीं होंगे, तो इवोल्यूशन कैसे हो सकता है? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो ऑप्शन टू हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। कौन सा स्टेबल सबसे ज्यादा होगा? तो ये देखो, ये कार्बोकेशन पे तीन तरफ से CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेशन होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेशन है, कार्बोकटायन भी बोलते हैं कई सारे लोग। तो ये कार्बोकेशन जो है वो 3 डिग्री भी, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और नॉर्मल दिया हुआ है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी, वो अगर तुम्हें जरा भी SN1 SN2 रिएक्शंस याद हैं तो तुम्हें पता होगा कि सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर में स्टेबिलिटी, अच्छा देखो यहाँ पे कार्बोकटायन का भी है और अनायन का भी है। तो अनायन की स्टेबिलिटी जो है हमारा, वो डिपेंड करेगा, सबसे जो अनायन है वो यहाँ पे CH3 वाला सबसे स्टेबल होगा, हाईएस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल ये वाला होगा। और वहीं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी में ये सबसे ज्यादा होगा। तो कार्बोकेशन के लिए ए, और कार्बोनायन के लिए डी। तो ए डी कोई ऑप्शन है, यस दैट इज थर्ड। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग से दे रखा है सवाल, और ये देखो ये सेल टॉपिक जो हमारा है वहीं से सवाल है।
हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, दिस इज टाइट जंक्शन, बिल्कुल पकड़ के रखता है। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल्स टुगेदर, एक साथ रखता है सेल्स को, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स के बीच में ये फंक्शनिंग करके रखता है। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जो टाइट जंक्शन होता है वो बिल्कुल भी एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी प्रकार का मूवमेंट होने नहीं देता है, किसी भी मॉलिक्यूल का। तो ए का 1 होगा। कमिंग टू परफॉर्म द सीमेंटिंग ऑफ नेबरिंग सेल्स को सीमेंट करता है एडेयरिंग जंक्शन। देन वी हैव प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स, तो ये करता है हमारा स्पेशलाइज्ड जंक्शन, और वही फैसिलिटेट करता है सेल को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से by adjoining cytoplasm, that is gap junction. Gap junction is a kind of window जो सेल्स के बीच में मौजूद होता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए का 1, बी का 3, सी का 4 और ये आ गया डी का 2, ये रहा। सो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अगले वीडियो में हम 51 से लेकर के नेक्स्ट पूरे सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू।